आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन और हिंदी में उत्सर्जन। उत्सर्जन वास्तव में कहते किसे हैं, ये समझना होगा। हमारे शरीर में बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो काम के होते हैं। विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के दौरान, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान शरीर में बहुत से काम के पदार्थ बनते हैं, तो बहुत से बेकार के पदार्थ भी बनते हैं जिनको उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं, जो बेकार के पदार्थ होते हैं। काम के पदार्थ तो शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, लेकिन जो बेकार के पदार्थ हैं शरीर के लिए हानिकारक हैं और बहुत हानिकारक हैं। ऐसे पदार्थ को शरीर बाहर निकाल देता है। तो उत्सर्जी अंगों के द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। उत्सर्जन केवल, वैसे तो मुख्य अंग वृक्क हैं। वृक्क का मतलब किडनी। किडनी जो है वो रीढ़ के दोनों ओर, रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं, सेम के बीच के आकार के होते हैं, और इनका प्रमुख काम है रुधिर से मूत्र को अलग करना, यूरिन को ब्लड से अलग करना, इनका प्रमुख काम है। यदि हम देखें तो किडनी शरीर के अंदर दो होती है, उदर गुहा में स्थित होती है, दो होती हैं, और ये दो किडनी बेहद आवश्यक हैं शरीर के लिए। लेकिन अगर एक खराब हो जाए किसी वजह से, तो एक गुर्दा भी कहते हैं इसको, किडनी को वृक्क भी कहते हैं, तो एक किडनी खराब होने पर दूसरी किडनी काम करती रहेगी। ये नहीं है कि व्यक्ति मर जाएगा, काम करती रहेगी किडनी, और मूत्र को अलग करती रहेगी, यानी यूरिन को खून से अलग करती रहेगी। हम किडनी को देखें तो किडनी शरीर में दो होती हैं, उदर गुहा में स्थित होती हैं, रीढ़ की हड्डी के इधर उधर होती हैं। आकार सेम के बीज जैसा होता है, जैसे सूखा हुआ सेम का बीज होता है, और रंग भी बहुत मिलता है, भूरे रंग की, यानी गहरे लाल रंग जैसी दिखती है। इनकी लंबाई, एक किडनी की लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर होती है, और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। और इनका वजन कितना होता है पुरुष में और स्त्री में? किडनी का वजन अलग अलग होता है। पुरुष में इसका वजन 125 ग्राम से 170 ग्राम तक होता है, एक किडनी का वजन, और स्त्रियों में थोड़ा कम वजन होता है, 115 ग्राम से लेकर के 155 ग्राम तक इसका वजन स्त्रियों में होता है। अब हम देखें कि ये किडनी दिख रही है, ये महाधमनी है, ये महाशिरा है, और ये यहाँ पर महाधमनी जो है वो वृक्क के पास आकर के वृक्क के अंदर जाती है, कई धमनियों में बट के, और इसका जो उत्सर्जन की इकाई है उसे यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या वृक्क नलिका कहते हैं। वृक्क नलिकाएं जो होती हैं वो असंख्य होती हैं, अत्यंत कुंडलित होती हैं, सूक्ष्म होती हैं, लंबी होती हैं, और ये वृक्क नलिका उत्सर्जन की क्रियात्मक तथा संरचनात्मक इकाई भी कहलाती है। अब अगर हम देखें इसको, वृक्क नलिका को, अब वृक्क नलिका पे ध्यान देंगे, लेकिन वृक्क नलिका पे ध्यान देने से पहले एक बात और है कि केवल वृक्क मुख्य उत्सर्जी अंग जरूर है, लेकिन और भी उत्सर्जी अंग हैं, जैसे त्वचा। त्वचा में स्वेट ग्लैंड्स पाई जाती हैं, श्वेत ग्रंथियां, जिनसे जो त्वचा जो होती है वो जल, खनिज लवण और यूरिया अवशोषित करके शरीर से पसीने के रूप में शरीर से बाहर निकाल देती है। ये ताप नियंत्रण में भी मदद करती है त्वचा। मल परित्याग, शरीर में बहुत सारे अच्छे पदार्थ भी बनते हैं,
पाचन के दौरान। लेकिन कुछ खराब पदार्थ भी होते हैं जिनको मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और यकृत, यकृत बहुत सारे पदार्थ, जैसे इसमें अमोनिया आती है, तो अमोनिया को भी ये यूरिया में बदल देता है। अमोनिया बहुत हानिकारक है, यूरिया कम हानिकारक है, तो इसलिए यूरिया के रूप में उसको शरीर से बाहर निकालता है। बिलीरुबिन, बिलवर्डिन, इस प्रकार से भी इन चीज़ों को भी ये बाहर निकालता है यकृत। और फिर फेफड़े आते हैं। फेफड़े ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को, जो हमारे लिए शरीर के लिए हानिकारक है, उसको बाहर निकाल देते हैं। तो ये इनका फेफड़ों का काम है। अर्थात बहुत सारे अंग हैं जो इसका काम करते हैं, उत्सर्जी अंग का काम करते हैं। लेकिन प्रमुख गुर्दे हैं, वृक्क है या किडनीज हैं। किडनीज में मैंने बताया वृक्क नलिका प्रमुख है। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, वरना काम नहीं कर पाए। बहुत पतली पतली नलिकाएं हैं वृक्क नलिकाएं। ये इस वृक्क नलिका को दो भागों में बांटा जा सकता है, मेलपीजियन कैप्सूल और सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स। सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स और मेलपीजियन कैप्सूल। मेलपीजियन कैप्सूल को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, बोमेन कैप्सूल या बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ। ये देखिए, ये है, ये केशिका गुच्छ है और ये बोमेन संपुट है। ये पीछे को, ये वृक्क नलिका है और वृक्क नलिका पीछे की ओर ये अत्यंत कुंडलित रचना है। ये कुंडली करके, और ये फिर ये समीपस्थ कुंडलित रचना कहलाती है और ये दूरस्थ कहलाती है, क्योंकि दूर स्थित है बोमेन संपुट से, इसलिए ये समीपस्थ है, ये दूरस्थ है। और ये जो भाग है इसका, जो यू बना रहा है, उसको कहते हैं हैनले लूप। हैनले लूप कहते हैं इस भाग को। और ये जो आरोही नलिका है और इसमें अवरोही नलिका, दो प्रकार की, जो इनको ऊपर जाने वाली आरोही कहलाती है, नीचे आने वाली अवरोही कहलाती है, यही नलिका। अब हम सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स को देखेंगे। सीक्रेटरी ट्यूब्यूल्स के जो मैंने अभी भाग बताए वो सीक्रेटरी ट्यूब्यूल के थे। तीन भाग होते, समीपस्थ कुंडलित भाग, दूरस्थ कुंडलित भाग, हैनले लूप, जो मैंने अभी बताए। इसमें अब सीधे वृक्क पर आएंगे हम। वृक्क, दायां वृक्क कुछ नीचे होता है ताकि वो यकृत को स्थान दे सके। यकृत के लिए फिर कम स्थान रह जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये दायां वृक्क नीचे को खिसका हुआ होता है। और इसमें देखिए वृक्क में इसका रंग भूरा होता है और ये बाहरी भाग तो उभरा हुआ है, लेकिन आंतरिक भाग धंसा हुआ होता है, इसे हाइलम कहते हैं। इस भाग को जो धंसा हुआ भाग है हाइलम कहते हैं। और यही भाग, इसी भाग से यूरेटर का निर्माण होता है। यूरेटर मीन्स मूत्र नलिका। मूत्र नलिका जो 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है और जो मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलती है। अब हम इसके कार्य को देखेंगे, किस तरीके से ये कार्य करती है। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल यानी वृक्क नलिका किस तरीके से काम करती है। सबसे पहले जब पाचन के उपरांत हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बनते हैं जैसे जो शरीर में रखने लायक नहीं होते, कोशिका में उत्पन्न होने वाली अमोनिया अत्यंत हानिकारक होती है। और ये हानिकारक अमोनिया जो होती है वो रुधिर में आकर के मिल जाती है और रुधिर से यकृत में जाती है। यकृत इस अमोनिया को, जो अत्यंत हानिकारक है, उसे कम हानिकारक यूरिया में बदल देता है। ये देखिए, ये समीकरण NH3 + CO2 से मिलकर के ये इसको यूरिया में बदल देता है और जल में बदल देता है। ये कम हानिकारक होता है। तो ये यकृत इसको करता है। यकृत से ये फिर महाशिरा में, महाधमनी में, महाशिरा में नहीं, महाशिरा ये है, महाधमनी में आती है और महाधमनी से ये रीनल आर्टरीज इसको वृक्क में ले जाती है और इनमें ये अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल, अमोनिया, ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। अमोनिया तो बदल चुका होता है यूरिया में, तो यूरिया के रूप में आती है इसमें। और जब इसमें आती है तो यहाँ पर असंख्य
यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। ये ट्यूब्यूल्स किस प्रकार से इसको छानती हैं, ये देखिए कि सबसे पहले अभिवाही वृक्क धमनिका एफरेंट आर्टेरियोल, अभिवाही वृक्क धमनिका, अभिवाही धमनिका है ये रुधिर में मिला हुआ यूरिया, यूरिक अम्ल, जल, खनिज लवण, ये सब चीजें, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल, ये सब चीजें इसमें आती हैं रुधिर के साथ। और यहाँ पर रुधिर का दाब बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? ये केशिका गुच्छ है, यानी ग्लोमेरुलस, यहाँ पर रुधिर का दाब बढ़ जाता है। दूसरे कारण है अभिवाही वृक्क धमनिका और अपवाही वृक्क धमनिका। ये पतली होती है, अपवाही पतली होती है और अभिवाही मोटी होती है। इसमें ज्यादा रुधिर आता है लेकिन अपवाही में कम जाता है, जिसके कारण यहाँ पर रुधिर का दाब अधिक हो जाता है और कुछ पदार्थ छनकर बोमेन संपुट में आ जाते हैं, काम के भी और बेकार के भी। जैसे ग्लूकोज है तो वो काम का है, वो भी छन करके इसमें आ जाता है। एमिनो अम्ल है, काम का है, वो भी आ जाता है इसमें। तो काम के पदार्थ इसमें आ जाते हैं। अब ये जो इसमें आएंगे तो वो तो फिल्ट्रेट हो गया, फिल्ट्रेट यानी ये सीधा संबंध फिर सीधे मूत्र के रूप में निकाल दिया जाएगा। और इसमें कुछ हानिकारक पदार्थ रह जाते हैं ग्लोमेरुलस में। तो इनका पहली बार ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट के बीच में जो छनने की क्रिया होती है उसे अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहते हैं, ये डायलाइसिस कहते हैं। यहाँ पर अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है। अब यहाँ इसमें रुधिर नलिका में कुछ काम के पदार्थ, कुछ हानिकारक पदार्थ रह जाते हैं और बोमेन संपुट में कुछ काम के पदार्थ आ जाते हैं। तो जिससे ये बाहर ना निकल जाए काम के पदार्थ शरीर से मूत्र के रूप में, इसलिए ये अपवाही वृक्क धमनिका घूम करके इसके चारों तरफ लिपटी रहती है और इसको कहते हैं परिनलिका केशिका जाल। परिनलिका केशिका जाल बनाती है इसकी चारों तरफ, किसके? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल के चारों तरफ एक जाल जैसा बनाती है। क्यों बनाती है? जिससे कि ये जो चीज काम की चली गई है ट्यूब्यूल में, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में, वृक्क नलिका में जो काम की चीज चली गई है वो वापस ले सके और जो उसमें बेकार की चीजें रह गई है उसको वापस इसमें दे सके। इसलिए पुनः ये घूम करके इसकी वृक्क नलिका के चारों तरफ लिपट जाती है बाह्य वृक्क धमनिका और दोनों में फिर से अच्छे पदार्थ इसमें से यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल में से, वृक्क नलिका में से इसमें चले जाते हैं धमनी में। और धमनी में जो बेकार के पदार्थ रह गए थे, यूरिया, यूरिक अम्ल, जो बेकार के पदार्थ रह गए थे वो इसमें चले आते और इनको कुल मिलाकर के जैसे कुछ जल होता है, कुछ खनिज लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल, ये सब पदार्थ मिल करके क्या कहलाते हैं? मूत्र या यूरिन कहलाते हैं। और दोबारा लेन देन की जो क्रिया होती है किसके बीच? अपवाही वृक्क धमनिका और वृक्क नलिका के बीच जो पुनः लेन देन की क्रिया होती है, काम के पदार्थ और बेकार के पदार्थों का जो लेन देन होता है, इसको वर्णात्मक पुनः अवशोषण कहते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। और इस तरीके से इसमें डबल फिल्ट्रेशन होता है, 2 बार फिल्ट्रेशन होता है, एक बार नहीं, एक बार इधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिर वर्णात्मक पुनः अवशोषण यानी सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की क्रिया होती है। और अब जो बचता है वो संग्रह नलिका में आता है। ये अभी मैंने बताया था कि इसमें कुछ जल, खनिज लवण, यूरिया, यूरिक अम्ल होता है, इसको मूत्र कहते हैं। और ये जाकर के यूरेटर से जुड़ता है, यूरेटर से इसका संबंध यानी मूत्र नलिका से संबंधित। तो ये सब चीजें मूत्र नलिका में आ जाती है। यह है मूत्र नलिका, तो मूत्र नलिका में आ जाती है यूरेटर में। और ये यूरेटर दोनों ओर होता है, इधर भी है इधर भी है। ये दोनों ओर से मूत्राशय में यानी यूरिनरी ब्लैडर में खुलता है। ये यूरिनरी ब्लैडर की कोशिकाएं, जो यूरिनरी ब्लैडर है वह रहित पेशियों का बना हुआ होता है, अर्थात ये स्वयं ही सिकुड़ता है। जब ये भर जाता है तो स्वयं ही सिकुड़ता है। तो इसलिए जब ये सिकुड़ता है मूत्राशय तो इस शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये वृक्क का काम है। और वृक्क मूत्र का उत्सर्जन करते हैं, अर्थात यूरिन का उत्सर्जन करते हैं। थैंक यू वेरी मच।